Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with प्रज्ञांश क्लासेस। आपका स्वागत है SLAS Institute of English में। ये मेरा पहला वीडियो बिहार बोर्ड प्लस टू 12th स्टूडेंट्स के लिए है। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल पूरे वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी में पूरे विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया है और इस वीडियो को देखते समय आप अपनी किताब और कॉपी अपने साथ जरूर रखेंगे और जितनी भी बातें हैं उसको नोट करते जाएंगे। कोशिश है कि आप तक ये वीडियो फलदायी हो। इससे पहले कि मैं एक पोएम जो जॉन डन की लिखी हुई है आपको मैं बता दूं कि जॉन डन, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जॉन डन है। जो पोएट है, जो कवि हैं, उनका जो नाम है, उसका वास्तविक जो उच्चारण है उनके नाम का वह है जॉन डन। और ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है कविता की, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये मैंने आपको बताया। इससे पहले आप अपनी किताब में देखेंगे पेज नंबर 126 में कि जॉन डन के विषय में कुछ बताई गई है बात, यानी कि कवि के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। इसको जानना निहायत जरूरी होता है क्योंकि इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 1572 में इनकी जन्म हुई। जॉन डन की मृत्यु कब हुई? तो 1631 में उनकी मृत्यु हुई। फिर लिखता है आगे, द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। बोलते हैं कि जॉन डन जो कवि थे वो एक नए प्रकार के लिरिकल यानी कि काव्यात्मक, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक नए प्रकार की कविताएं यानी कि काव्य शैली। तो काव्यात्मक और सटारिकल यानी कि व्यंग्यात्मक, यानी कि इनकी काव्य शैली एक नए प्रकार की थी। व्यंग्यात्मक बहुत बातें लिखते थे उसमें, यानी कि दूर दूर से वो व्यंग करते थे, ताने जिसको बोलते हैं, उपहास करना बोलते हैं। वैसी कविता, वर्ष मतलब होता है कविता का, वो संचालन करते थे। एक नया प्रकार का कविता लिखने की शैली थी और इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल, यानी कि अभौतिक या आत्म विषयक चीजों को लिखते थे। यानी कि वैसी चीजें जो सामान्य जनजीवन में हम लोगों से ऊपर हो। जैसे होता क्या है, जैसे आप मान लो एक प्रकार से, ऐसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। जैसे आपके घर में फ्रिज है, ये भौतिक वस्तु है, लेकिन आप वास्तविक चीज को, यथार्थता को जानते हैं कि फ्रिज का पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो फ्रिज आप रखे हैं घर में, वो आपका स्टेटस है कि मेरे घर भी फ्रिज है, लेकिन आप पानी पीते हैं कहां से? घड़े का पानी पीते हैं। यानी कि आप भौतिकता से दूर हैं। आपने उस आत्म विषयक चीजों को समझा है कि घड़े का पानी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, मेटाफिजिकल विचारधारा, यानी अभौतिक या आत्म विषयक वस्तु पे ये जॉन डन लिखा करते थे। इनका जन्म was born in London in a prosperous Roman Catholic family of traders। और इनका जन्म हुआ था लंदन के एक बहुत ही खुशहाल, प्रॉस्पेरस, बहुत ही खुशहाल रोमन कैथोलिक फैमिली में, यानी कि ईसाई संप्रदाय के परिवार में, जो कि बहुत ही खुशहाल परिवार था, ऑफ ट्रेडर्स। उस समय एट अ टाइम, जिस समय कि वो लोग व्यापारी वर्ग के लोग थे और ईसाई संप्रदाय में बहुत ही खुशहाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। When England was staunchly anti-Catholic, और उनका जन्म उस समय हुआ था जब इंग्लैंड जो था, स्टाउंचली वर्ड आया, देखें इसका मीनिंग दिया कट्टरता पूर्वक। तो एंटी कैथोलिक लोग थे, यानी कि एंटी कैथोलिक का मतलब जो चर्च को या चर्च ईसाई धर्म के विपरीत जाने वाले लोग थे। उस समय में बहुत कट्टरता पूर्वक वो सिचुएशन था और उस समय इनका जन्म हुआ था। Dunn was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। और चूंकि एंटी कैथोलिक वर्क वहां चल रहा था इंग्लैंड में, तो जॉन डन जो थे उनको फोर्स, दबाव पड़ा उन पे कि वो लीव कर दे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी और चूंकि धर्म की बात थी, इसलिए
धर्म की कट्टरता की बात थी, इसलिए वो क्या किए कि उनको पढ़ाई बीच में त्याग देनी पड़ी, छोड़ देनी पड़ी। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे कानून की पढ़ाई में लगाया, लॉ की पढ़ाई में लगाया, और फिर धर्मशास्त्र जिसको थियोलॉजी बोलते हैं उसमें अपने आप को निपुण किया, उसमें अपने आप को जोड़ा। He also participated in 2 naval expeditions. उन्होंने 2 समुद्री अभियान भी किया, यानी कि समुद्री यात्राएं की और समुद्र के रास्ते से चीजों को समझा, जाना। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। और यही नहीं, फिर समुद्री अभियान करने के बाद वह सचिव के पद पे पदस्थापित हो गए। एक बहुत ही कुलीन व्यक्ति के पास उनको एक जॉब मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ? A job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. लेकिन वो फिर जॉब मिला भी और जॉब खो भी दिए, लॉस्ट भी कर दिए। कब? कुछ ही समय, when he was briefly sent to, थोड़े समय के लिए उनको जेल भी भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि उसने गुप्त रूप से, चुपके से जो नौकरी दिया था, जो संरक्षक था, जो आश्रयदाता था, उसी की भतीजी से वो चुपके से शादी कर लिया। इसलिए बतौर पनिशमेंट, बतौर सजा उनको जेल भी ब्रीफली कुछ समय के लिए भेजी गई। इसके बाद इनके विषय में और कुछ जानकारी मिल रही है, वह यह है कि इन 1615 यानी 1615 में जब उनकी उम्र जो है 42 साल की हुई, जॉन ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया ऑर्डिनेशन, पुरोहिताभिषेक। पुरोहिताभिषेक जैसे राज्याभिषेक होता है, तो यानी कि किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थल पे जब पुरोहित की संज्ञा मिलती है, यानी कि अब चूंकि ये क्रिश्चियन थे तो इनको चर्च में पादरी के रूप में इनका ऑर्डिनेशन किया गया, इनका पुरोहित के रूप में यानी पादरी के रूप में अभिषेक किया गया इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च उस चर्च को बोलते हैं जहां पे धर्म की पाठ पढ़ाई जा रही हो, यानी कि ईसाई धर्म की पाठ पढ़ाई जा रही है, यानी कि बाइबल पढ़ा जाएगा। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। और चूंकि वो पादरी के रूप में वहां ज्वाइन किए, उनका अभिषेक हुआ, तो तुरंत ही वह बहुत सारे धर्म उपदेशकों के बीच में वो सबसे महानतम धर्म उपदेशक के रूप में भी अपने समय में वो जाने जाने लगे। इन लव लिरिसिज्म, प्रेम की भावनात्मकता पर आधारित जो कविताएं हैं, डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। तो जो इटालियन जो प्रेम कविता की जो परंपरा थी उसको उन्होंने तोड़ा। उन्होंने एक नई प्रेम कविता लिखने की एक नई परंपरा की शुरुआत की, और जो इटालियन प्रेम कविता की जो परंपरा थी उसको उसने बिल्कुल तोड़ दिया, और जिसका नाम उन्होंने शुरू में ही बताया मैंने, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पे आया उन्होंने, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन। और जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया एक बहुत ही बुद्धिगत या प्रज्ञावान, बहुत ही बुद्धि से भरा हुआ, और उस समय के जो बोलचाल की जो भाषा होती थी, उस समय का जो टोन होता था, उस समय का जो सुर होता था, उस सुर में उस कविता को उन्होंने बनाया। His love poems use the latest, और उनकी जो भी प्रेम कविताएं हैं उसमें बिल्कुल तात्कालिक, बिल्कुल आधुनिकतम खोज की गई, डिस्कवरीज किया गया। और उस खोज में क्या रखा गया, उनकी कविताओं में, उनकी प्रेम की कविताओं में साइंस को भी इन्वॉल्व किया गया, ज्योग्राफी को हैमर किया गया, यानी कि साइंस और ज्योग्राफी पर उन्होंने चोट पहुंचाया, आघात पहुंचाया, होम अ पॉइंट, एंड उसको एक मुख्य बिंदु के रूप में लेकर के, और जोड़ा क्या, उसमें पैशन जोड़ा, जुनून जोड़ा, अपने मौखिक और अपने बौद्धिक रूप से उकसाने के लिए, जगाने के लिए। यानी कि उन्होंने अपनी प्रेम कविताओं में जो आधुनिक खोज थी विज्ञान की, ज्योग्राफी की, उस पर एक आघात पहुंचाया। उनको वो पसंद नहीं था आधुनिक जो खोज है विज्ञान का या ज्योग्राफी का, बल्कि उसने एक भरबल तरीके से, मौखिक रूप से, एक बहुत ही बौद्धिक रूप से उसने टीज करते हुए उकसाया नई कविताओं की शैली को। डन इज वेल नोन, और डन को अब आज वो वेल नोन हो गया, विश्वजनित हो गया, सबको ही जानता है, सर्वविदित है। और इस सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, उन्होंने जो गीत लिखे हैं, और सोनेट्स बोलते हैं 14 लाइन की कविता, तो जो चतुर्दशी कविता लिखे हैं,
फिर उन्होंने जो सटायर्स लिखा है, व्यंग्यपूर्ण कविता जो लिखा है, एलेजिज लिखा है, शोक गीत जो लिखा है, सरमन्स जो दिया है उन्होंने, प्रवचन या उपदेश दिया है, उसमें जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स मिलती है, यानी कि बिल्कुल वास्तविक, यथार्थ, विशुद्ध, बिल्कुल अकृत्रिम जो काव्यात्मक भावनाएं जो है वो दिखाई देती है। और यही नहीं, कविताओं लिखने की जो शैली होती है, उसमें उसका जो मीटर फॉर्म होता है वो हार्श मीटर फॉर्म को भी मेंटेन करते थे, यानी कि जो छंद शास्त्र है उसको भी, कठोर छंद शास्त्र को भी उन्होंने शामिल किया अपनी कविताओं में। और स्ट्रेन एंड whimsical इमेजेस और अस्वाभाविक जितनी भी बातें होती थी या मनमौजी चित्रण या कल्पना जो होता था, उसका बहुत ही अच्छा उन्होंने कैरेक्टराइज किया है, चरित्र चित्रण किया है। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस, उनके जितने भी पोएटिक क्रिएशंस है, उनके जितने भी काव्यात्मक रचना है, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उस चीज को प्रदर्शित किया है। तो ये थी जॉन डन, जो इस कविता के लेखक हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उनकी एक जो कह सकते हो कि उनके विषय में हम लोगों ने जानकारी दिया। अब आपको किताब में देखे होंगे कि बॉक्स के अंदर में दिया है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, आप छोटे छोटे समूह में क्लासरूम में आप बढ़ जाए और डिस्कस करें, विचार विमर्श करें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं। दो, पहला प्रश्न क्या है? योर्स इज अ वेरी लविंग फैमिली, आपका जो परिवार है बहुत ही प्रेम से भरा हुआ खुशहाल प्यारा सा परिवार है। यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, आप सभी एक साथ रहे परिवार में। लेकिन बट नाउ यू हैव टू लीव, अब आपको परिवार को छोड़ के जाना है। देन टू गो टू अ डिफरेंट सिटी टू परस्यू योर स्टडीज, आपको दूसरे शहर में जाना है, अन्य शहर में जाना है अपनी पढ़ाई को, योर स्टडीज को परस्यू करने के लिए, यानी कि उसके लक्ष्य के लिए जाना है, उसमें लगे रहने के लिए जाना है, यानी कि उस पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको दूसरे शहर में जाना। अब आप अपने परिवार से अलग हो रहे हैं। हाउ वुड यू फील लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अब अपने परिवार को जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो कैसा महसूस करेंगे, इस पर आपको विचार विमर्श करना है। स्वाभाविक रूप से आपको ये जो पार्टिंग होगी, ये अलगाव होगा, ये जो विलगाव होगा, उस दौरान आपको बहुत तकलीफ होगी। आपको सारी अपने अतीत की बातें याद आएंगी, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ उठना बैठना, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी परिवार में जितना भी, जो भी खुशहाल परिवार के बीच में है, माँ पिताजी, सबके साथ जो आपका लगाव है, एक इंटीमेसी है, एक सेंटिमेंट है, एक भावनाएं है, एक फीलिंग्स है, ये सब जो जुड़ी हुई होती है वो सब आपको तंग करेंगे और उस समय आप क्या हो जाएंगे, मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज यहां पर इसका उत्तर के रूप में निकल आता है। दूसरा प्रश्न है कि इमेजिन, कल्पना कीजिए, योरसेल्फ एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म, आप या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं या बस स्टैंड पे हैं और वहां पर आप अपने छोटे भाई या बहन को सी ऑफ, यहां देखिए सी का मतलब होता है देखना, ऑफ का मतलब होता है ओझल करना, यानी कि देखने से ओझल करना, यानी कि विदा करना। आप विदाई करने गए हैं, उनको छोड़ने के लिए गए हैं, या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए हैं या बस स्टैंड में गए हैं, जो कि बैंगलोर में पढ़ा करते हैं, आपके छोटे भाई या बहन बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए आप गए हैं। व्हाट डू यू से टू हिम और हर, आप उनसे क्या बोलेंगे जब वो लास्ट, आप उनको बस में या ट्रेन में बैठा लेंगे तो आप उनसे कुछ बोलेंगे। व्हाट फीलिंग्स डू यू हैव एट दैट टाइम, उस दौरान आपके अंदर में क्या भावनाएं जगेंगी। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि वो छोटा है और भाई है या बहन है, तो उसको आप कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, फिर हमेशा कॉन्टैक्ट में रहने की बात बताएंगे। और आजकल आधुनिक युग में हम लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं संपर्क के बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि हम लोग वीडियो कॉलिंग तक कर लेते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर में ये फीलिंग्स होगी कि मेरा छोटा भाई बहन अब हमारे साथ रेगुलर नियमित रूप से नहीं रहेगा, उससे हम बोलते थे, बात करते थे, झगड़ते थे, प्रैंकिंग्स करते थे, तंग करते थे, कई चीजें दिमाग में आती जाएंगी और आप कई भावनाओं में डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दो प्रश्न हैं और इसके जो उत्तर हैं, वो आपके जो कविता है, जो जॉन डन के द्वारा जो लिखी गई कविता है, उसका कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन है। तो इसीलिए ये बॉक्स में ये प्रश्न और उत्तर करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दिया गया है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जॉन डन की तस्वीर है, इनका एक बायोग्राफी दिया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, 24 जनवरी और 19 जून 1572, और जन्म का स्थान दिया हुआ है, ये कब
डेथ किए, कितने एज में डेथ किए, 59 ईयर्स में डेथ किए। और इनका जो ऑक्यूपेशन था वो एक कवि भी थे, एक साधु सन्यासी के रूप में भी थे, अंग्रेजी इनकी नेशनलिटी थी। और जो इनका जेनरेस था वो खासतौर से किस विषय वस्तु पे, जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि सटायर लिखते थे, लव पोएट्री लिखते थे, एलिजियल शोक गीत लिखते थे, व्यंग्यात्मक कविता लिखते थे, प्रेम कविता लिखते थे। और ये सब्जेक्ट इनका मेन यही सब्जेक्ट था कि वो लव या सेक्सुअलिटी या रिलीजन या डेथ पे ही इनकी कविता केंद्रित रहती थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें पहले टाइटल आप देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें देखिए स्वीटेस्ट वर्ड यूज किया गया है। आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो एडजेक्टिव में आप देखे होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री आता है पॉजिटिव डिग्री के बाद, फिर सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो यहां पर देखिए स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी कि सबसे मधुरतम, सबसे मीठा, यानी एकदम प्रियतम। और लव का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ लव किसको इंडिकेट किया गया है? यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि पोएट जो है अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी को लव या प्रेम जैसे शब्द से इंडिकेट कर रहा है। आई डू नॉट गो, यहाँ देखने में गो की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही है, GOE लिखा हुआ है। दिस इज द ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड। ये ओल्ड स्पेलिंग वाले इंग्लिश के शब्द हैं और इसमें कविता, पूरी कविता में कई जगह पर ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग आपको मिलेंगे, जिसका कि मैंने न्यू जो वर्जन है, नया जो स्पेलिंग है, उसको मैंने इंडिकेट किया है। तो इससे घबराना नहीं है, इसको समझते जाना है। अब आपको मैं बता दूं कि इस कविता का मुख्य मुख्य बिंदु क्या है, जिस पे ये कविता पूरी केंद्रित है। इसके बाद जब हम कविता पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि द पोएट, जो कि खुद हस्बैंड है, जो कवि है वो एक पति के रूप में भी है, वो एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए जाता है और वो जर्मनी जैसे जगह में जाता है, वो यात्रा के लिए निकल रहा है। दूसरा पॉइंट दिया है कि वो अपनी वाइफ से प्लीड करता है, यानी आग्रह करता है कि ये जो मेरी अलगाव तुम्हारे साथ हो रही है ये टेम्पोररी है, थोड़े समय के लिए हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं परमानेंट जा रहा हूं तुमको छोड़ करके। और फिर तीसरी पॉइंट में लिख रहा है कि ही इज नॉट पार्टिंग विथ होप टू गेट अ बेटर लव, और वह इसलिए भी छोड़ के नहीं जा रहा है कि वह कोई तुमसे ज्यादा सुंदर प्रेम को ढूंढने जा रहा है। ऐसी ही बात नहीं है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, तंग हो गया हूं, तो कोई नए की तलाश में जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। He is parting because he wishes to digest, और वह थोड़े समय के लिए जा रहा है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मनी जैसी जगह में जा रहा है, इसलिए कि वो चाहता है कि वो उसकी जो मृत्यु हो वो बड़ी जेस्ट के साथ हो, मनोविनोद के साथ उसकी मृत्यु हो, ऐसा वो चाहता है, इसलिए वो जा रहा है, जो कि एक अम्यूजिंग हो, जोक के रूप में, एक मजाक के रूप में हो, मैं जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। He promises to return soon as the sun comes back every day, और वह यह भी वायदा करता है कि वह बहुत जल्दी लौटेगा, जैसे सूर्य का रोज निकलना होता है और फिर लौट आना होता है, ठीक उसी तरीके से वो भी प्रत्येक दिन लौटेगा। He promises that his return will be faster than the sun, और वो ये भी बोलता है कि उसका जो लौटना है वो सूर्य से तेज लौट जाएगा, यानी सूर्य जितने देर में लौट करके निकल करके आएगा उससे कहीं जल्दी वो लौट के आ जाएगा, वो पंख लगा करके उड़ करके आ जाएगा। The poet considers about man's weaknesses through the realization of his own death, और इस कविता में पोएट ये भी विचार करता है कि मनुष्य की कुछ कमजोरी होती है, जब उसको अपने मृत्यु की कोई सत्यता की ज्ञान होती है तो उसके अंदर एक कमजोरी बनती है। Poet says that a man has no strength to add a moment to happiness that befalls him, और कवि ये भी कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर में इतनी ताकत नहीं होती है कि जो खुशी के जो पल हैं जो उसके सामने आए हैं उसके साथ वो कोई नई चीजों को जोड़ सके। मनुष्य के अंदर में ये ताकत नहीं होती है। खुशी आती है तो खुशी को में शामिल होना पड़ता है, और दुख आता है तो उसको भोगना पड़ता है। मनुष्य कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकता है। द पोएट व्यूज दैट सराउंडेड बाय मिसफॉर्चून मैन इंक्रीजेस इट बाय एक्शंस इन माइजरी, लेकिन पोएट एक विचार जरूर देता है कि अगर आप किसी दुर्भाग्य से घिर गए तो अपने दुख में, अपने क्रियाओं से मनुष्य उससे उबर सकता है। जैसे आदमी का दुख कब हरता है? जब मनुष्य जो है शांत और संतुलित होकर के दुख का सामना कर लेता है, तो दुख निकल जाता है, फिर सुख आ जाता है। द पोएट asserts his wife, और यही नहीं, पोएट जो है वो ये भी बताता है कि that by sighing and weeping she will only waste herself,
अबे कि मान लो हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम आहें भरने लगोगी, रोना शुरू कर दोगी, तो तुम अपने आप को खराब कर लोगी, तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगी। ये तुम्हारी बर्बादी है। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो तुम रोना शुरू कर दो। The poet says that for his absence she must think that they have turned away from each other only to sleep. और पोएट ये भी बोलता है कि मान लो थोड़ी देर के लिए हम तुमसे अनुपस्थित हो जा रहे हैं तुम्हारे पास से, तो तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अलग सो रहे हैं, बस इतना ही सोचना चाहिए कि हम दोनों का शरीर जो है एक बिस्तर पर नहीं सो रहा है। The poet says that this thinking can make each other alive and can never part. और पोएट ये भी उसको बोल रहा है कि ऐसा है विचार जब कोई रखता है, कोई पत्नी अगर ऐसा, कोई प्रेमिका ऐसा अगर विचार रखती है, तो कि हम थोड़ी देर के लिए अगर प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं, पति पत्नी पत्नी अलग हो जाते हैं, तो उनको उनके अंदर ऐसा विचार आना चाहिए कि हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग सो रहे हैं, और ऐसे विचार से ही वह ताज जिंदगी जीवित जैसे रूप में रहेंगे, जीवंत रहेंगे और कभी भी अलग नहीं हो सकते। यानी कि नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार नहीं उत्पन्न करना चाहिए। The poet asserts his wife that true love ultimately meet in heaven even after their physical death. अब जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मा अमर होती है, हमारा शरीर नश्वर है, अगर हम मर भी जाते हैं तो हम अपना शरीर छोड़ के जाते हैं, आत्मा कहीं और चली जाती है। तो पोएट ये बोलता है अपनी पत्नी से कि जो सच्चा प्रेम होता है उसको अंततः उसको स्वर्ग में भी उसके आत्मा का मिलन हो जाता है। ये तो जमीन पे, धरती पे अगर हम अलग हो जाते हैं किसी कारणवश, मान लो हम जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए, जर्मनी में जा रहे हैं, और कहीं किसी कारण से मेरी मृत्यु अगर हो जाती है, तो ये मेरा शरीर का मृत्यु होगा, न कि आत्मा की मृत्यु होगी। तुम्हारे साथ आत्मिक लगाव मेरा बना हुआ है, तो स्वर्ग जैसी चीजों की हमको प्राप्ति होगी। तो ये कुछ खास बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जिसको कि मैंने आपको इसलिए डिस्कशन कर दिया ताकि जब मैं कविताओं का जब एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, उसका व्याख्यान शुरू करूं, तो आपको अब कविता बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब कविता की मैं शुरुआत करता हूं। पहला स्टैंजा मैं ले रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से दिखाई दे रहा है, स्टैंजा 1 लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गो का स्पेलिंग मैंने सही कर दिया है, पुरानी स्पेलिंग लिखी हुई GOE, मैंने नई स्पेलिंग को ब्रैकेट में लाल कलर से दिया है, आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। तो क्या बोलता है कवि जो है, वह यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रियतम प्रिय, यानी कि मधुरतम, यानी कि सबसे अच्छी, यानी कि प्रिय प्यार, आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कविता की जो पढ़ने की जो शैली होती है, वह ये नहीं होती है कि ऊपर का लाइन एक निकाल लेंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा, और नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस कविता को तब तक पढ़ते जाना चाहिए जहां की कॉमा या फुल स्टॉप या सेमी कॉलन ऐसा चीज नहीं दिखाई पड़े। यानी कि पहले लाइन को पढ़ते हुए दूसरे लाइन में भी घुस जाना चाहिए, तीसरे लाइन में भी घुसना चाहिए। जहां कॉमा मिल जाएगा तो समझ जाओ कि पहले लाइन कॉमास का एक पार्ट, यानी कविता उस वाक्य का एक पार्ट से तुमको उसका हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा या इंग्लिश में अर्थ समझ में आ जाएगा। ऐसे कविता पढ़ी जाती है। तो बोलता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो प्रिय प्यार है या प्रियतम प्यार है, मधुरतम प्यार है। प्यार शब्द का संबोधन किसके लिए हो रहा है? पत्नी के लिए हो रहा है। आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जाता हूं, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, यहां लिखा है तुम्हारे, दी का मतलब लिखा है तुम्हारे, वियरीनेस का मतलब लिखा है थकान, तुम्हारे से थक करके, तुम्हारे से ऊब करके मैं नहीं जा रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वह एक ट्रिप पे जा रहा है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा है जर्मनी में। तो वह अपनी प्रेमिका को बता रहा है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे फॉर वियरीनेस ऑफ दी, तुम्हारे से थक गया हूं, तुम्हारे से ऊब गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और नहीं इसी आशा से जा रहा हूं कि यह संसार मुझे दिखाएगा अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा फिटर, अधिक उपयुक्त प्रेम मुझे दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी तुमसे ज्यादा और भी अच्छा और भी उपयुक्त किसी प्रेम की तलाश में, किसी प्रेमिका की तलाश में मैं जा रहा हूं, और ये संसार मुझे, जब मैं संसार में निकलूंगा, यात्रा पर निकलूंगा, तो इस संसार मुझे दिखाएगा कि अरे तुम्हारी पत्नी से तो ज्यादा खूबसूरत देखो यहाँ पर और भी पत्नियां हैं। इस उद्देश्य से मैं नहीं जा रहा हूं, और न मैं तुमसे तंग होकर जा रहा हूं, मैं तुमसे ऊब करके जा रहा हूं। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन फिर ये बोलता है कि मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर हो भी गया तो
बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। मगर ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मैं निश्चय ही अंत में मर जाऊंगा। हो सकता है कि मैं यात्रा पर हूं और मैं मर जाऊं, ये तो हो सकता है। डाई का स्पेलिंग देखिए, इसमें DYE लिखा है, मैंने करेक्ट कर दिया है मॉडर्न इंग्लिश में। और इट इज को कैसे लिखा गया है, एपोस्ट्रोफी दिया गया, ऊपर कॉमा दे करके TIS लिखा हुआ है, इसका पूरा फॉर्म लिखा हुआ इट इज। बोलता है कि मगर ऐसा है कि मैं निश्चय ही अंत में मर जाऊंगा। मस्ट लिखा, निश्चय, निश्चित रूप से। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। यदि अगर ऐसा हो कि मैं मर जाऊंगा तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा जेस्ट होगा, मनोवियोग होगा, या एक खुशी जैसी चीज हो जाएगी कि मैं अच्छे तरीके से मरा। यानी कि आपसे जो दिल मेरा लगा हुआ है, जो आपसे दिल लगी है, ये दिल लगी मेरी बनी रहेगी। दस बाई फील्ड, फील्ड का स्पेलिंग देखो यहां पर पोएट ने दूसरे ढंग से लिखा है, एक बहाना होगा डेथ्स टू डाई, मृत्यु को गले लगाने का। यानी कि पोएट ये बताना चाह रहा है, पूरे सार ये कविता का ये हुआ कि मेरे प्रिय प्यार, मैं जा रहा हूं, इस बात को सोच के नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं। नहीं, उस उम्मीद से जा रहा हूं कि यह संसार मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयुक्त प्यार दिखा सकता है। मगर ऐसा है कि मैं निश्चित ही अंत में मर जाऊंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। यह मेरे लिए सबसे अच्छा भी रहेगा, अपने आप को जेस्ट में डालने के लिए, अपने आप को दिल लगी में लगाने के लिए, अपने आप को मनोवियोग में डालने के लिए, और संसार को छोड़कर मृत्यु को गले भी लगाने के लिए। यानी कि मैं फिजिकली, मैं इस दुनिया से अगर चला भी जाऊं और मृत्यु को गले भी लगा लूं, तो भी आपको तंग नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ गलत नहीं सोचना है। ऐसी ये लाइन की स्टेटमेंट मिलती है। यानी कि ओपनिंग स्टैंजा जो पोएम का है, वो एक तरीके से अपनी पत्नी को एड्रेस कर रहा है, मधुरतम प्रेमिका के रूप में संबोधित करके उसको बोल रहा है कि विदेश यात्रा पर तुमको छोड़ करके मैं तुमसे ऊब कर नहीं जा रहा हूं, और इस आशा के साथ नहीं जा रहा हूं कि तुमसे ज्यादा उपयुक्त प्रेमिका हमको मिल जाएगी, और नहीं मिल सकती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, और होनी भी चाहिए, अवश्य ही होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे तुम्हारे साथ जो बिछोड़ना होगा वह निश्चित रूप से हो तो जाएगा, लेकिन वो एक बहाना होगा जाने का। लेकिन प्रेमिका का जो वियोग है वो मृत्यु से कम जैसा नहीं होगा। यानी कि तुमसे हमारा बिछड़ाव, जो सेपरेशन हो जाएगा, तो वो मृत्यु जैसा ही हो जाएगा। इसलिए तुम कभी भी नकारात्मक नहीं सोचो। तो मैंने एक स्टैंजा का आपको भावार्थ दिया, उसको उसके मायने समझाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ये भावार्थ अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं इस बाकी बचे हुए जो 3 स्टैंजा है उसको मैं पूरा करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।